Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, बिहार बोर्ड परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 के लिए जारी किए गए मॉडल सेट के फिजिक्स का हम लोग इस वीडियो में लघु उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस बार 2021 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए बिहार बोर्ड ने पैटर्न में चेंज किया है। इस बार लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपको एग्जाम में कुल प्रश्नों की संख्या 20 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, किन्हीं 10 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, जबकि आपको एग्जाम में कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर के फिजिक्स का सभी 20 सब्जेक्टिव यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों बिहार बोर्ड ने जो मॉडल सेट जारी किया है उसमें से 20 जो है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में से कम 4-5 क्वेश्चन तो ज़रूर आएंगे इस बार एग्जामिनेशन में। तो पहला क्वेश्चन देखिए है, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं। समविभवी तल से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों। किसी विद्युतीय क्षेत्र में समविभवी तल वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है। ये विद्युतीय विभव का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अगर इसमें दूरी r को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर हमको विभव का मान एक जैसा मिलेगा, और उस बिंदु को अगर हम एक पृष्ठ से जोड़ते हैं तो वो पृष्ठ ही क्या कहलाएगा, समविभवीय पृष्ठ कहलाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए है, अस्थिर वैद्युत के गाउस प्रमेय को लिखे। अस्थिर वैद्युत के गाउस प्रमेय को लिखे। तो देखिए गाउस प्रमेय क्या कहता है, किसी घिरे तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स उस तल के अंदर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई जो है वो विद्युतीय फ्लक्स का सिंबल है। तो फाई इक्वल टू Q यानी कि आवेश का 1/ε0 गुना, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 गुना। ये अस्थिर वैद्युत में गाउस का प्रमेय कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियमों को लिखे। धारा के ऊष्मीय प्रभाव के जूल के नियमों को लिखे। देखिए दोस्तों, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का जो ऊर्जा होता है उसका ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। अब किसी चालक में प्रवाहित धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए जूल ने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम है, उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, अर्थात यू जो है उत्पन्न ऊष्मा का सिंबल है, यू से उत्पन्न ऊष्मा, और ये समानुपाती होता है धारा यानी कि आई के वर्ग का यानी कि स्क्वायर का। दूसरा नियम है, उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध का समानुपाती होता है, अर्थात यू प्रोपोर्शनल आर। उसके बाद तीसरा है, उत्पन्न ऊष्मा समय अंतराल यानी कि जितना समय के लिए उस चालक में धारा प्रवाहित होगा उसका समानुपाती होता है, यानी कि U प्रोपोर्शनल T। अगर हम ये तीनों को मिलाते हैं तो हमारा किसी चालक में प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा U = I²R/T। तो ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के लिए जूल का नियम हो गया। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को समझाएं। इसका उत्तर देखिए, एक आवर्त काल में किसी चालक परिपथ से प्रवाहित विद्युत प्रत्यावर्ती माध्य औसत धारा कहलाती है। एक आवर्त काल में किसी चालक परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा प्रत्यावर्ती औसत धारा या प्रत्यावर्ती माध्य धारा भी कह सकते हैं, और यह जो है एक आवर्त काल में प्रवाहित विद्युत आवेश एवं आवर्त काल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इसको सूचित करना चाहें तो आई एवरेज, ये देखिए एवरेज दिया हुआ है, ये हो जाएगा इक्वल टू आई dt का इंटीग्रेशन बटा dt। ये dt जो है वो आवर्त काल हो जाएगा, और आई dt ये जो है प्रवाहित आवेश यानी कि धारा हो जाएगा कुल समय में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं।
इसका आंसर देखिए, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने की घटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो है इसको नोट करते जाइए या फिर इसे पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है बीटा किरणों के दो गुणों को लिखे। बीटा किरणों के दो गुणों को लिखे। तो इसका पहला आंसर देखिए, बीटा किरण जो है वो तीव्र गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन, यानी कि बीटा किरण तीव्र चाल से गतिशील इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। और दूसरा जो है बीटा किरणें जो है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी जो है, दो गुण जो है बीटा किरणों का हो गया। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखिए, कहता है पी प्रकार के अर्धचालक को समझाने, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर देखिए, यदि शुद्ध जर्मेनियम यानी कि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक तत्व यानी कि जिसका संयोजकता 3 हो, जैसे एल्युमिनियम हो गया, की सूक्ष्म मात्रा मिला दी जाए तो इस प्रकार के अशुद्ध जर्मेनियम को ही हम पी टाइप का अर्धचालक कहा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में क्या है, चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं। चालन पट्टी से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग कंडक्शन बैंड भी बोलेंगे। तो देखिए कहता है परमाणु की उच्चतम ऊर्जा वाले पट्टी जब इलेक्ट्रॉनों द्वारा अंशतः भरी हो तो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाकर इन इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित ढंग से चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सक्षम होती है, और इस तरह से अंशतः पूरित पट्टी को ही हम चालन पट्टी कहा करेंगे। ठीक है, परमाणु का जो उच्चतम ऊर्जा पट्टी वाला जो सेल है इलेक्ट्रॉन द्वारा जब भरा हुआ रहता है तो हम बाह्य विद्युतीय क्षेत्र को लगाकर इलेक्ट्रॉन को हम व्यवस्थित ढंग से चालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, और इस तरह से जो अंशतः भरा हुआ पट्टी था उसी को हम चालन पट्टी बोला करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखिए क्या कहता है, प्रकाश का ध्रुवीकरण को समझाए। देखिए प्रकाश का ध्रुवीकरण जो है इसका मतलब ये हो गया कि क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश की तरंग में कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में ही एक दिशा में होते हैं। ऐसी तरंगों को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते थे। यह घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। देखिए जो किरणें क्रिस्टल से निर्गत नहीं होगी उसका कंपन सभी दिशाओं में होगा यानी कि चारों तरफ ऊर्जा का संचरण होगा। लेकिन जब हम क्रिस्टल से किसी प्रकाश को आपतित करेंगे तो कंपन जो है तरंग का वो एक ही दिशा में होगा। कहाँ होगा, तो लंबवत तल में होगा, एक ही दिशा में होगा। इसलिए इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का ध्रुवणकरण। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखिए, आयाम मॉडुलन को समझाएं। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो तरंगों को आयामों के ध्वनि संकेतों के दाब परिवर्तन के अनुरूप या फिर चित्रों के प्रकाश की तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन कहा जाता है। ठीक है, रेडियो तरंगों के आयामों को ध्वनि संकेतों यानी ऑडियो सिग्नल के दाब परिवर्तनों के अनुरूप या चित्रों यानी कि फोटोग्राफ्स की प्रकाश तीव्रता के अनुसार परिवर्तित करने की प्रक्रिया को आयाम मॉडुलन कहा जाता है। 11 में देखिए क्या कहता है, विद्युत अनुनाद को समझाएं। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस इसको इंग्लिश में बोलेंगे। तो कहता है किसी निश्चित आवृत्ति पर धारा आयाम के महत्तम यानी कि मैक्सिमम होने की घटना को ही हम लोग विद्युत अनुनाद कहा करेंगे। ठीक है, तो इस सभी क्वेश्चन को दोस्तों नोट करते जाइएगा या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको बाद में नोट कर सकते हैं। चलिए 12 में देखिए क्या कहता है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं। देखिए विद्युतीय क्षेत्र में वह काल्पनिक वक्र जिस पर कोई धन आवेश यानी कि क्यू नोट, इसको परीक्षण आवेश भी कहते हैं, चल सकता हुआ विद्युत क्षेत्र का रेखा कहलाता है। ठीक है, यानी विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय बल रेखाएं वह काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई धनावेश चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें पूछा जा रहा है संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन को समझाएं। देखिए संधारित्र का संयोजन जो है वो मुख्यतः दो रूप से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समानांतर क्रम संयोजन। संधारित्र में जो है दो प्लेट होते हैं, एक संग्राहक प्लेट और एक संघनक प्लेट। देखिए इसमें आप देख रहे होंगे C1 C2 और C3 ये 3 कैपेसिटर यानी 3 संधारित्र लगे हुए हैं, जिसमें एक प्लेट जो प्लस वाला है वो संग्राहक कहलाता है और एक प्लेट जो माइनस वाला है वो संघनक कहलाता है। ठीक है, तो ये C1 C2 C3
धारिता वाले 3 संधारित्र को यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जोड़ने का तरीका क्या है, देखिए ये जो पहला संधारित्र आप देख रहे हैं C1, इसका ये देखिए निगेटिव वाला प्लेट, निगेटिव वाला प्लेट को बोला जाता है संग्राहक। तो पहले प्लेट के संग्राहक को दूसरे प्लेट के संघनक से जोड़ा जाता है और दूसरे प्लेट के संघनक को तीसरे प्लेट के संग्राहक से जोड़ा जाता है। इसी प्रकार से जितने भी ये संधारित्र रहेंगे सभी को जोड़ना है, ठीक है। संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन के लिए पहले संधारित्र के संघनक प्लेट को दूसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र के संघनक प्लेट को तीसरे संधारित्र के संग्राहक प्लेट से जोड़ दिया जाता है। अब जो पहला संधारित्र का ये प्लस वाला यानी कि संग्राहक प्लेट बचा हुआ है और अंतिम संधारित्र का संघनक प्लेट बचा हुआ है, दोनों के बीच एक बैटरी जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये पहले संधारित्र के संग्राहक प्लेट को बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम संधारित्र के संघनक प्लेट को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है। और इस कंडीशन में संधारित्र का जो समतुल्य धारिता होगी वो हो जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये जहाँ तक आप ले जा सकते हैं ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में क्या पूछा गया है, एंड गेट को समझाएं। एंड गेट को समझाएं तो देखिए एंड गेट में जो है 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है, ठीक है। 2 इनपुट और 1 आउटपुट होता है। इसमें इनपुट ए और इनपुट बी है और आउटपुट में क्या मिलेगा, तो आउटपुट में बाई मिलेगा जो ए डॉट बी के बराबर होगा। यानी कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन अगर हम लोग देखें एंड गेट का तो ये बाई इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी। और इसका अगर ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी देखेंगे तो सत्यता सारणी बनाने के लिए हम लोग 2 टेबल लेंगे। एक टेबल लेंगे इनपुट का और एक टेबल लेंगे आउटपुट का। इनपुट को हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे, इनपुट ए और इनपुट बी, और बाई बराबर ए डॉट बी हमको आउटपुट में मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन है। इनपुट ए को हम ऑन रखेंगे तो ऑन को हम सूचित करेंगे 1 से और बी को हम सूचित करेंगे 0 को हम सूचित करेंगे ऑफ से। तो इनपुट ए को हम ऑन रखते हैं यानी कि 1 और इनपुट बी को हम ऑफ रखते हैं यानी कि 0। तो 1.0 करेंगे तो क्या मिलेगा 0। यानी कि अगर हम एक इनपुट ए को ऑन रखेंगे और बी को ऑफ रखेंगे तो यहाँ आउटपुट ऑफ मिलेगा एंड गेट में। फिर कंडीशन चेंज करते हैं। अब जो है इनपुट ए को ऑफ कर दिया और इनपुट बी को ऑन कर दिया तो भी आउटपुट में ऑफ मिलेगा। दोनों इनपुट यानी ए और बी को ऑन कर दिया तो आउटपुट में ऑन मिलेगा। यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, डॉट का मतलब गुना हो गया। उसके बाद 0 गुना 0 करेंगे तो 0 मिलेगा। यानी कि दोनों इनपुट को अगर हम ऑफ रखते हैं तो आउटपुट में भी ऑफ ही मिलेगा। तो एंड गेट के 3 कंडीशन में ऑफ मिलेगा और 1 कंडीशन में जो है ऑन मिलेगा। 15 नंबर में देखिए माध्यम की चुंबकशीलता को समझाएं। तो इसका आंसर देखिए कहता है माध्यम के चुंबकशीलता के बारे में पूछा गया है। तो कहता है बियो-सावर्त के नियम से हम लोग जानते हैं किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी होता है μ0/4πI dl sin θ/r²। इसमें टर्म हम लोग देखते हैं ये जो μ0 है यही कहलाता है निर्वात के चुंबकशीलता और इसका मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 में क्या पूछा गया है, प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। प्राथमिक इंद्रधनुष को समझाएं। देखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार के बनते हैं, एक बनता है द्वितीयक इंद्रधनुष और एक प्राथमिक इंद्रधनुष। इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया है। कहता है प्राथमिक इंद्रधनुष उन किरणों द्वारा दिखाई देता है जिनका बूंदों में 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि द्वितीयक अगर पूछेगा तो उसमें हो जाएगा 2 बार परावर्तन भी और 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन भी। जबकि प्राथमिक में क्या कहा गया है कि 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन होगा और इसके बाद न्यूनतम विचलन होगा और ये जो है अधिक चमकीला होगा और द्वितीयक इंद्रधनुष की अपेक्षा ये छोटा भी होगा। प्राथमिक इंद्रधनुष का बाहरी कलर जो होता है वो लाल होता है और उसी प्रकार से ये प्रिज्म का जो वर्ण विक्षेपन वर्ण स्पेक्ट्रम बनता है उस तरह से हम लोग सजाते जाएंगे। बैजानी हैप्पी नाला बनाएंगे तो सबसे ऊपर लाल रहेगा और सबसे नीचे बैगनी रहेगा प्राथमिक इंद्रधनुष में। क्वेश्चन 17 में देखिए कहता है बोर सिद्धांत के 2 कमियों को लिखें। बोर सिद्धांत के 2 कमियों को लिखें। तो इसका आंसर देखिए पहला कमी जो है इसका पहला दोष जो है यह सिद्धांत केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन हो गया या आयनित हीलियम हो गया He+ के स्पेक्ट्रम का ही व्याख्या कर सका। यानी कि बोर का सिद्धांत का दोष ये है कि यह केवल एक परमाणु की जटिल
इलेक्ट्रॉन जटिल परमाणु के लिए जिसमें परमाणु की संख्या एक से अधिक है उसका सफल व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा दोष ये है कि यह सिद्धांत परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी सफलतापूर्वक नहीं समझा सका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 18 में देखिए, कहता है नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नमन कोण से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए, क्षैतिज तल के साथ चुंबक का अक्ष जो कोण बनाता है उसे हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। निकट दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। देखिए कहता है निकट दृष्टि दोष में जो होता है उनमें वस्तु दूर के वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, यानी कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु जो है स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी कि इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष बोलेंगे। निकट दृष्टि दोष से युक्त आंखें दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है, साथ ही ऐसी आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी सामान्य आँखों की तुलना यानी कि 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है। और इसका उपचार क्या है, तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का व्यवहार करेंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए है 20 में, फैक्स से आप क्या समझते हैं। फैक्स देखिए एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज या फिर चित्रों यानी कि फोटोग्राफ्स का प्रेषण कर सकते हैं। प्रेषण मतलब इसको हम भेज सकते हैं कहीं पे। तो दोस्तों इस प्रकार से बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट के फिजिक्स के सभी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस वीडियो में देखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आप लोगों को कल होने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।